नमस्कार, शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा उन पहलुओं की जो लोकतंत्र की चुनावी त्योहार के पीछे दिखाई नहीं देते। हमें ये तो दिखाई दिया कि एक मतदाता को अपने कब्जे में करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशी ने क्या क्या किया। यदि उसे लगा कि मतदान अपने पक्ष में कराने के लिए फायरिंग से काम चल सकता है तो उसने फायरिंग की। किसी को लगा पथराव के माध्यम से ऐसा हो सकता है तो पथराव भी किया गया। एक जगह ऐसी भी देखने को मिली जहां एक व्यक्ति की जान चली गई। प्रशासन को, चुनाव आयोग को कहना चाहिए, प्रशासनिक अमले को, जहां ऐसा लगा माननीयों को अगर फ्री छोड़ दिया गया, ये मतदान वाले दिन घूमते रहे तो मतदान कराना मुश्किल हो जाएगा। तो कई जगह माननीयों को नजरबंद करना पड़ गया। कुल मिला के कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले जिन्हें देखकर यदि एक सरल स्वभाव का मतदाता जो दीन दुनिया से बेखबर है वो कोई कयास लगाए तो शायद वो यही लगाएगा कि देखो हमारे विधायक, हमारे होने वाले विधायक लोकतंत्र के लिए कितने समर्पित हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदाता को अपने स्नेह में बांधने के लिए कितने आतुर हैं कि हर कुछ करने को तैयार है। दरअसल ये जो आपाधापी है ये आम आदमी के हित के लिए है। ये पढ़ा लिखा मतदाता कम से कम अब नहीं मानता। मैं ये नहीं कहता कि यदि मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 विधायक चुन के आ रहे हैं वो सब एक जैसे हैं, लेकिन जन अवधारणा ये कहती है कि अधिकांश एक जैसे हैं। अधिकांश एक जैसे कैसे? अब तक जो सामाजिक धारणा है और खासकर जो पढ़ा लिखा वर्ग है मतदाता का, वो ये मानता है कि चुनाव एक व्यवसाय है, या कहना चाहिए लोकतंत्र कुछ लोगों के लिए व्यवसाय बन गया है। उन लोगों के लिए जो पार्षद, विधायक, सांसद, त्रिस्तरीय पंचायत योजना में भी जन प्रतिनिधित्व को सिर्फ इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि अपनी और अपनी पीढ़ियों की माली हालत पुख्ता की जा सके। ठीक है, बातें आम आदमी के विकास की जाती हैं, लेकिन विकास कितना हुआ है? तो अरबों खरबों रुपए विकास के नाम पर उलीच दिए गए, तब विकास कितना हुआ है मध्य प्रदेश हमें समूचे भारत में ये सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो फिर ये आपाधापी क्यों? तो ये आपाधापी सिर्फ इसलिए है कि अभी अपन विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कई ऐसे पहलू हैं, विधायक बनने पर कई ऐसे पहलू हैं जो एक आदमी को अपना जन प्रतिनिधित्व काल पूरा करते करते आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर देते हैं कि फिर उसे कोई अन्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये मैं अपवाद छोड़कर कह रहा हूँ। एक आध अपवाद ऐसे हैं जो वाकई में लोकतंत्र को समर्पित व्यक्तित्व हैं, बाकी अधिकांशों की स्थिति ये है एक बार विधायक बन गए तो फिर उन्हें दूसरे काम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन हाँ, जन अवधारणाओं में अपने को पाक साफ करार देने के लिए विधायक अन्य काम भी करते हैं और अपने आय के स्रोत भिन्न भिन्न प्रकार के बताकर आय को कहना चाहिए सफेद धन के रूप में बनाए रखते हैं। तो अभी हमसे मोटे तौर पे देखें यदि कि ये आपाधापी क्यों, तो आपको समझ में आएगा ये आंकड़े देखकर कि ये आपाधापी इसलिए है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जीत जाता है और विधायक बन के विधानसभा में पहुंचता है तो वर्तमान में इसका वेतन है, वेतन भत्ते जो उसको मिलेंगे वो मिलेंगे प्रति माह 1,10,000 रुपए। यानी ये राशि लगभग 12 लाख और 13 लाख तक ये राशि पहुंच जाती है। ये एक विधायक को मिलती है। इसके अलावा इन माननीय को ट्रेन और हवाई जहाजों की यात्राओं में छूट बनी रहती है। जो कुछ बड़ी उम्र के लोग हैं और जिन्होंने रोडवेज का जमाना देखा है
रोडवेज की लाल बसें जिनने देखी है मध्य प्रदेश में, याद होगा कि पहले सबसे आगे जो सीट बनी रहती थी उस पर लिखा रहता था विधायक सीट, यानी विधायक के लिए या उसके लोगों के लिए वो सीट आरक्षित रहा करती थी। ये रुतबा विधायकों को शुरू से ही प्राप्त है। यदि इन्हें कोई मकान खरीदना है, कोई वाहन खरीदना है, तो उसमें भी इन्हें रियायत मिलती है विधायक बनने के बाद। इसका एक उदाहरण अभी राजधानी में देखने को मिलता है। एक रचना टावर बड़ा शानदार परिक्षेत्र है जहाँ पर रचना टावर के नाम से फ्लैट बनाए गए हैं। इसमें फ्लैट सभी कैटेगरी के हैं, LIG मिल जाएगा, MIG मिल जाएगा, HIG विधायक को जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। इसमें खास बात यह है कि विधायकों के लिए ब्याज सरकार भरेगी। उन विधायकों का जो जनता की सेवा के लिए चुनकर आते हैं उनके लिए फैसिलिटी। उसमें भी इनके इतने नखरे हैं कि टावर को बने लंबा समय हो गया, अभी तक पोजीशन लेने वाले विधायकों की संख्या 0 के बराबर ही है। इनके अलावा यदि बात करें कि आय के जरिए और क्या है, तो यदि कोई विधायक राज्य मंत्री बन जाता है, जिसकी संभावना बनी रहती है, 35% संभावना रहती है, क्योंकि इतना तो रहता है, कोई निगम है, कोई मंडल है, कोई कैबिनेट का, तो राज्य मंत्री में यदि आदमी आता है तो जो 1/10 मिल रहे थे उसको 1,10,000 रुपये, वो फिर 1.5 लाख रुपये हो जाती है। और यदि कैबिनेट मंत्री बन गए तो यही राशि लगभग 1.25-2 लाख तक पहुंच जाती है, जो आपको इनको प्रति माह मिलती है। एक चीज होती है स्वेच्छानुदान राशि। ये स्वेच्छानुदान राशि का बड़ा वैसा फंडा है। विधायक को बस कागजी रूप से संतुष्ट करना है कि एक व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता थी, दे दी है। अब वो बीमार था, उसके यहाँ शादी थी या अन्य आपदा से वो ग्रसित था, बस दस्तावेजी रूप से उसे संतुष्ट करना है ऑडिट सेक्शन को कि इस मद से ये पैसा दिया जा सकता है। तो वो विधायक की स्वेच्छा पर निर्भर है, उसकी इच्छा पर निर्भर है, अपनी उसकी जिसके प्रति उसका पक्ष सकारात्मक है, जिसकी वो मदद करना चाहता है, जिसको वो अनुग्रहित करना चाहता है, ऐसे लोगों को 75 लाख रुपया प्रति वर्ष विधायक बांट सकता है। ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है ये। तो इस आंकड़े में आप जब अपने विधायकों से स्वेच्छानुदान राशि की सूची मांगेंगे ना, तो उसमें आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े कहना चाहिए अनुग्रहित दिखाई देंगे, जो पहले से आती उससे काफी सक्षम है, लेकिन इनको क्यों मिलती है? क्योंकि विधायक को ये अच्छी लगती है। विधायक के कुछ चाटुकार होते हैं, कुछ चमचे होते हैं, कुछ उनके बैनर पोस्टर चिपकाने वाले होते हैं, कुछ उनकी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले होते हैं। मतलब उनके इशारे पर जो सब कुछ कर गुजरे, उनके लिए ये स्वेच्छानुदान राशि बड़ी काम आती है। और विकास के लिए यदि कहीं ये दी जा सकती हो तो ठीक है, फॉर्मेलिटी की बतौर ही देखने को मिलती है, वरना कोई भी नागरिक इसे प्राप्त कर सकता है और देख सकता है कि इसमें कितना बड़ा भारी झोल है। इसमें 75 लाख रुपया वार्षिक जो विधायकों को मिलता है। और एक आती है विधायक निधि, ये 5 करोड़ रुपया वार्षिक होती है। 5 करोड़ रुपया, यानी एक विधायक 25 करोड़ की विधायक निधि का स्वामी होता है। वो अपनी निधि को विकास कार्यों में खपाता है, और विकास कार्यों में खपाने के बाद विधायक और ठेकेदार के बीच क्या होता है ये कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कागजों पे इसमें कुछ नहीं होता। बाकी क्या होता है जो बच्चा बच्चा जानता है। तो ये एक 5 करोड़ का जो आंकड़ा है प्रतिवर्ष, ये बड़ा आंकड़ा है। 75 लाख रुपया स्वेच्छानुदान राशि का ये बड़ा आंकड़ा है। इसमें बड़े भारी गेम होते हैं, और समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से इनके घपले, इनके घोटाले सामने आते रहते हैं। विकास में कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई निर्माण है, हम सब जानते हैं कि उसमें कितने परसेंटेज का लेन देन विभागीय स्तर पर हो जाता है, और उसमें से खुरचन कितने परसेंट जन प्रतिनिधियों तक पहुंचती है। इन अवधारणाओं को हम मीडिया में आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यदि रिटायर भी हो जाएंगे तो रिटायर होने पे इनको बड़ी भारी पेंशन मिलती है। अच्छा, इसमें बड़ा वैसा फंडा है कि यदि कोई व्यक्ति पार्षद था और पार्षद के बाद रिटायर हो गया, 5 साल बाद मान लो उसको पार्षद ही नहीं करना है, तो उसकी पेंशन शुरू हो गई। कोई विधायक है, विधायक जी की उसने 5 साल या 25 साल जितने की करना है की, उसके बाद रिटायर हो गया, उसको ये पेंशन भी मिलेगी।
इसके बाद यदि वो सांसद बन गया और सांसद उसने एक कार्यकाल पूरा किया, 4 कार्यकाल पूरे किए, ये भी बात का विषय नहीं है, लेकिन जब ये सांसद बनने की कहना चाहिए जद्दोजहद से हट जाएगा, एक प्रकार से वहां से भी रिटायर हो जाएगा, इसको वो पेंशन भी मिलेगी। कुल मिलाकर एक कर्मचारी जो चपरासी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक बन सकता है कंपटीशन, विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं का सामना करते हुए, तो उसको जब वो रिटायर होगा तो उस पेंशन उसको एक ही मिलेगी। यदि पियून था और वो कहना चाहिए तृतीय श्रेणी का कर्मचारी बन गया तो उसकी अब पेंशन तृतीय श्रेणी की मिलेगी। फिर वो द्वितीय में आया तो उसकी पेंशन हो जाएगी, वो अधिकारी में आया उसकी पेंशन हो जाएगी, वो बड़ा अधिकारी बन पेंशन उसको एक ही मिलेगी। लेकिन जन प्रतिनिधित्व कानून में ऐसा नहीं है, वो जितने पदों पर रहता है उसको उतनी पेंशन मिलती चली जाती है। और ये जब एक आदमी जब लगातार तरक्की करता है और वो जब फिर मंत्री के बाद मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष पद तक पहुंच जाता है तो ये राशि इतनी बड़ी होती है कि फिर इन्हें करने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। तो अब कोई ये कहे कि विधानसभा चुनाव हारे तो हारे, जीते तो क्यों, कैसे, क्यों? भाई आखिर एक बड़ा लक्ष्य सामने है, एक आर्थिक लक्ष्य सामने है और उसको प्राप्त करने के लिए करोड़ों फूके गए हैं। मैंने पहले भी एक कार्यक्रम में कहा था, और मैं क्या हजारों लाखों पत्रकार ये चिल्ला चिल्ला के मर गए कि चुनाव आयोग को जो हिसाब प्रस्तुत होता है वो तो 1% या मैक्सिमम 10% तक ही होता है। 10 और 100 गुना अधिक राशि खर्च होती है, 1000 गुना अधिक राशि खर्च कर दी जाती है। मतलब शराब है, साड़ियां हैं, दुनिया भर की लैपटॉप है, मोबाइल, ये ऐसे फेंके बांटे जाते हैं कि कैश अलग चलता है। और उसका प्रमाण ये है कि जब जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू होती है और जैसे ही कमान प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में आई और पुलिस की जैसे ही कहना चाहिए उसके ऊपर से अंकुश हटे, अब देखिए आप गाड़ियों की डिक्की में से गड्डियां निकलती हैं नोटों की, और ये नोटों की गड्डियां बड़े बड़े नोटों की होती हैं, सोना चांदी लग्जरी आइटम ऐसे पकड़े जाते हैं जिनका हिसाब किताब नहीं मिलता। हाँ, ये बात अलग है चुनाव के बाद इनका क्या होगा किसी को बहुत ज्यादा व्यापक रूप से इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। तो मतलब कहने का आशय सिर्फ यही है कि एक बहुत फायदे का व्यवसाय है, जोखिमपूर्ण व्यवसाय है ये, कि इसमें करोड़ों पहले इन्वेस्ट होते हैं और उसके बाद अगर ये जीत गए तो फिर इनकी जिंदगी बदल जाती है। और यही कारण है कि जब चुनाव में मतदान होता है, पहले जब मतपत्र से जब चुनाव होते थे तो पोलिंग बूथ पर डकैती पड़ जाती थी, गोलियां छाती में गोलियां मार के, और जो बदमाश है वो मतपेटियां लूट के ले जाते थे। आप बताओ इस मतपेटी को कोई मोहर सिंह नादो सिंह तो ले नहीं जाएंगे, जो बागी रहे चंबल के, उनकी किस काम की पेटियां? ये पेटी वही डाकू लुटवाते हैं जिन्हें हम जनप्रतिनिधि समझ कर बैठे हैं, जो जबरन हमारे जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं हमारे वोट से। और हमारी मजबूरी ये है कि हमें बहुत सारे खराब में से एक कम खराब छांटना है। हालांकि अब ये चीज भी गौण हो गई कि हम कम खराब छांटते हैं, अब हम उसे छांटते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है कि ये हमारा भला कर पाएगा, या उसने हमें अनुग्रहित कर दिया, या वो हमारे समाज का या हमारे उस सिंबल से संबंधित है जिस सिंबल में हमारी आस्थाएं हैं। अब कम खराब हुआ कम अच्छा, ये तो अब बहस के विषय नहीं रही है। यदि कोई अच्छा आदमी भला आदमी खड़ा भी हो जाए तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। मैं एक नाम याद करता हूँ, TN शेषन चुनाव आयुक्त थे। दरअसल बड़ा बुरा लगेगा वर्तमान चुनाव आयुक्तों को, एक चुनाव आयुक्त किसे कहते हैं इसका परिचय TN शेषन ने कराया था आम जनता को। इसके पे जनता जानती नहीं थी। अधिकांश लोग जो जनरल नॉलेज से थोड़ा नीचे रह जाते हैं, उन्हें ये लगता था सरकार चुनाव करा देती है, चुनाव हो जाता है, नई सरकार आ जाती है, पुरानी चली जाती है। चुनाव आयोग क्या चीज होती है, उसके अधिकार क्या होते हैं, चुनाव आयोग यदि अपने पे आ जाए तो क्या क्या नहीं कर सकता, ये किसने जनाया? TN शेषन ने। और ये TN शेषन जब इन्होंने पहला वो ऐसा चुनाव था जो बहुत सख्ती के साथ कराया गया था, जिसमें अच्छे अच्छे दुर्दांत कथित जनप्रतिनिधियों की मनसाओं पर पानी फेर दिया था TN शेषन ने। मतलब हिंसा तो करी नहीं, कोई भूल के चौपट कर देंगे भविष्य का, ये हाल था TN शेषन का। और TN शेषन ने जो चुनाव कराई उसकी बड़े मुक्त कंठ से प्रशंसा सत्ता पक्ष ने भी की, विपक्ष ने भी करी, क्योंकि उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं। जो कोई ये कह पाया पक्ष के विपक्ष का साथ दिया, ना विपक्ष ये कह पाया कि सत्ता पक्ष के वो कहना चाहिए पालतू तोते बन गए। TN शेषन बहुत निष्पक्ष, निडर और कहना चाहिए ना मर्द।
लेकिन जब उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होकर जनता की व्यापक पैमाने पर सेवा करूं, जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया, जो वो सेवानिवृत्त हुए, तो उन्होंने ये इच्छा राजनीतिक दलों के सामने रख दी। तो आपको आश्चर्य होगा उन्हें किसी ने टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ज्यादा ईमानदार थे। तो ना कांग्रेस ने, ना भाजपा ने, ना वामपंथियों ने। तो ये विडंबना देखिए आप कि जिस टीएन शेषन को लोकतंत्र का सजग प्रहरी कहा गया, उस टीएन शेषन को एक टिकट मैसर नहीं हुआ कि कोई पार्टी ये कह दे कि अरे वाह, टीएन शेषन ने हमने टिकट मांगा है, ले आओ। नहीं, सब जानते थे कि टीएन शेषन राष्ट्रपति बन गए तो ये पाई का एहसान मांगेंगे। ये मतलब कोई इनके पास यदि हमने अध्यादेश मंजूरी के लिए भेज दिया, हमने कोई विधेयक पारित करवाने के पास भेज दिया, तो ये साइन करने के पहले उसका पूरा हिसाब मांगेंगे पहले कि भाई ये क्यों, ये आवश्यक क्यों है, क्या इससे बगैर काम नहीं चल सकता। मतलब प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, इन पोस्टों पर बैठे लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है टीएन शेषन को। इसीलिए उन्हें राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी नहीं बनाया गया। ये होता है ईमानदार लोगों का। ठीक है, हम लोकतंत्र के बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, हमें लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है, लेकिन सत्यता यही है, सुधार की बहुत आवश्यकता है। अभी हमारा लोकतंत्र धनतंत्र के आसपास केंद्रित है। जनरंजन की ओर सभी सत्ता पर विपक्षी लोग केंद्रित हैं, जनहित किसी को दिखाई नहीं देता। सत्ता प्राप्त हो जाए कैसी ना कैसे, खर्चा कैसी ना कैसे वसूल हो जाए, सबका इसमें रहता है। क्यों? कि कोई जनता की बात नहीं करता। जनता यदि फ्री के राशन से खुश है तो उसको फ्री का राशन दे रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि हम उसको रोजगार उपलब्ध करा के इस लायक बना दें कि वो राशन सहज भाव में खरीद ले जिंदा रहने के लिए। तो इस तरह की जो चीजें, योजनाएं बहुत सारी हैं जिन्हें मुफ्त की रेवड़ियां ही कहा जाता है, जिन्हें विपक्ष में बैठे लोग ज्यादा बोलते हैं मुफ्त की रेवड़ियां, लेकिन जब इनके कहना चाहिए गले में चुनाव आ जाते हैं तो ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में कसर शेष नहीं छोड़ते। सत्ता और विपक्ष दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं इस मामले में। बस यही कामना करूंगा भगवान जब आगामी चुनावों से हमें रूबरू कराए तो हम ये भेद कर पाए कि कौन ऐसे लोग हैं जो मतदाता और मत को अपने पक्ष में करने के लिए धनबल, बाहुबल और नाजायज स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उनसे बचें, ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करे। हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक दें, इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इन कंटेंट्स का लाभ मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। शब्दकोश आपका अपना चैनल है, जन सरोकारों की बात करता है, इसलिए मैं हर बार प्रार्थना करता हूं इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शब्दकोश को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।